जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। गुरु किसका विलोम है आपको बताना है। गुरु किसका विलोम है? निम्न का, लघु का, अध्यापक का या फिर छात्र का? तो जब बात करेंगे गुरु किसका विलोम है तो लघु का विलोम गुरु होता है। किसका? तो लघु का जो विलोम होता है ये गुरु होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गरल का विलोम क्या होगा? शरबत, जूस, सुधा या फिर जल? तो जब बात करेंगे गरल का विलोम क्या होगा तो सुधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरल का जो विलोम होता है ये सुधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो शक्ति का प्रकार नहीं है? कह सकते हैं कि शक्ति का भेद नहीं है। तो शक्ति का जो भेद होता है ये व्यंजना भी होता है, अविद्या भी होता है, लक्षणा भी होता है, जबकि रस नहीं होता। क्या नहीं होता? तो रस नहीं होता। तो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद प्रकार नहीं है? तो शब्द शक्ति का जो प्रकार होता है तीन प्रकार होता है, व्यंजना, अविद्या और लक्षणा। तो ये तीनों प्रकार है, जबकि रस नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है? अपमानित करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या फिर प्रशंसा करना? तो अंतर के पट खोलने का जो अर्थ होगा विवेक से काम लेना क्या हो जाएगा? तो अंतर के पट खोलना यानी कि विवेक से काम लेना। नेक्स्ट है, वाक्य के घटक होते हैं कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया, उद्देश्य और विधेय, कर्म और विशेषण। तो जब बात करेंगे वाक्य के घटक होते हैं तो उद्देश्य और विधेय ये दोनों जो होते हैं वाक्य के घटक होते हैं। क्या? तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसे आप कहते हैं उद्देश्य और विधेय। जरूर ध्यान रखें। तो क्या हो जाएगा? वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं उपसर्ग, प्रत्यय, समास या फिर संधि। तो उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है। यहां पर दिया हुआ है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम आपको बताना है। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सदैव में प्रयुक्त संधि। सर्वप्रथम बात कर लें संधि की, तो संधि के कितने भेद होते? तीन भेद होते। कितने? तो तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के पांच कितने? तो फिर स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं। यहां पर दिया है सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में जो संधि है ये स्वर संधि है। पूछा जाए स्वर संधि में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। क्या है? तो वृद्धि संधि है। जब भी आपको अय यानी कि दीर्घ है जिसको आप बोलते हैं मात्रा मिल जाए अय का, वहां पर आप वृद्धि संधि ही लगाएंगे। ओ का जब मात्रा मिलेगा तो गुण संधि लगाना है और जब दीर्घ आ का मिलेगा तो वहां पर दीर्घ संधि आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 42, 50, 28 या फिर 30? तो हिंदी में जो कृत प्रत्यय की संख्या है ये 42 है। कितनी? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ, संज्ञा के साथ, विशेषण के साथ या फिर सर्वनाम के साथ? तो कृदंत प्रत्यय, प्रश्न सीधा पूछा जाता है, कृदंत प्रत्यय और तद्धत प्रत्यय दो होते हैं। पूछा गया है कि कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते? तो का से कृदंत और का से क्रिया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना किसके साथ जुड़ते? तो क्रिया के साथ जुड़ते। कृदंत प्रत्यय जो होते ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? हिन हिनाना, फड़फड़ाना, झुठलाना या फिर मिमियाना? तो निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो हिन हिनाना भी अनुकरणात्मक है, फड़फड़ाना भी है, मिमियाना भी है, जबकि झुठलाना नहीं है। तो राइट आंसर का चयन जिसने भी सी का किया है सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो झुठलाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिनहिनाना भी है,
फड़फड़ाना भी है, मिमियाना भी है, जबकि झुठलाना नहीं है। तो सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का संधि विच्छेद महोधनेन्द्र, महेधनेन्द्र, महाधनेन्द्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महेंद्र का जो संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र हो जाएगा। क्या? तो महाधन इंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महाधनेन्द्र। पूछा जाए कौन सी संधि हो जाएगी? तो गुण संधि हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या होगा? ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धन्य होगा, दंत होगा, तालु होगा या फिर कंठ होगा? तो आप लोग एक बार बोल के देखिए, कहिए ता। ता ता जब आप बोलेंगे तो जब तक आपका जो जीभ है ये स्पर्श आपके दांत को नहीं करेगी तब तक आप ता बोल नहीं पाएंगे। आप ट्राई करके देख लीजिए ता। तो ता जब बोलेंगे तो ये किससे उच्चारित होता है? तो दंत से। किससे? तो दंत से उच्चारित होता है। मूर्धा की बात करें तो टा वर्ग के कितने? तो टा वर्ग के जो वर्ण है ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। टा ठा डा ढा ये किससे होते? तो मूर्धा से होते। तालु की बात करेंगे तो चा छा जा झा। आप बोल करके देखिए चा। चा जब आप बोलेंगे तो आपकी जो जिह्वा है ये आपके तालु को स्पर्श जरूर करेगी। कंठ की बात करें तो का वर्ग के जो वर्ण है का खा गा घा ये सब किससे उच्चारित होते हैं? तो कंठ से होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह आपको बताना है। योजक चिन्ह क्या होता है? कई बार हमने आपको बताया ये ऑप्शन में जो है योजक चिन्ह होता है। ये क्या है? तो पूर्ण विराम है। ये क्या है? तो अल्प विराम है। अर्ध विराम दो ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा। ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है। ये क्या है? तो योजक चिन्ह है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 10 या फिर 5? तो जब ऐसे पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं। लेकिन जब प्रश्न में दे दिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या? तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। एक आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से शब्द कर्म कारक है? बताना है कौन सा शब्द है जो कर्म कारक है। सर्वप्रथम बात कर लें हम कारक की, तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से, करण से, अधिकरण में, पर संबोधन हे हरे, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, ये सब जो है ये कारक के चिन्ह है, ध्यान रखना है। क्या है? तो कारक विभक्ति का जो चिन्ह है, जैसे कर्ता का ने हो गया, कर्ता ने, कर्म का को हो गया। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। जैसे लड़का पेड़ से गिरा तो उससे आ गया, तो उससे हमने आपको बताया है कि अपादान कारक है। किसका है? तो अपादान कारक का है। और अपादान का मतलब क्या होता है? तो अलगाव से। जैसे लड़का जब पेड़ से गिर गया तो पेड़ से अलग हो गया। जब अलग हो गया तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, तो जब पेड़ से फल गिर गया तो वो अलग हो गया, यहां भी अपादान है। मैंने हरि को बुलाया, कर्म कारक यहां पर पूछा गया। मैंने हरि मोहन को रुपए देता है। तो जब कुछ देने की बात आए, यहां पर को का मतलब कर्म से मत ले लेना। क्या नहीं लेना? तो को का मतलब कर्म से मत ले लेना, क्योंकि जब कुछ देने की बात आए, कुछ दिया जाए तो वहां पर संप्रदान होता है। क्या? तो यहां पर संप्रदान, लेकिन यहां पर जो है मैंने हरि को बुलाया। किसको बुलाया? तो हरि को बुलाया। कर्म कारक हो जाएगा। क्या? तो कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द समूह संज्ञावाचक है? समूहवाचक संज्ञा। क्या? तो समूह यानी कि पूरे समूह का जब बोध कराएगा वहां पर क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। जैसे सोना दिया हुआ है, मिठास है, सभा है, इनमें से कोई नहीं। तो सभा में एक लोग तो होते नहीं, पूरी सभा होती है, कई लोगों की सभा होती है। तो यहाँ पर सभा जो है ये समूहवाचक है। सोना क्या है? द्रव्यवाचक है। सोना क्या है? तो द्रव्यवाचक है। मिठास की बात करेंगे तो मिठास को आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो जब अनुभव कर सकते हैं तो ये भाववाचक है। क्या है? तो ये भाववाचक है। यहीं पर हम बात कर लेंगे व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक दुनिया में अकेला होगा, उसके जैसा और कोई नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो भाव जो व्यक्तिवाचक होगा दुनिया में अकेला होगा, उसके जैसा कोई नहीं होगा, वो व्यक्तिवाचक हो गया। जैसे किसी का नाम हो गया, कोई शहर हो गया। बात करें जातिवाचक, तो पूरे जाति का जो बोध कराएगा उसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम की जो टोटल संख्या है ये 11 है। कितनी? तो सर्वनाम की जो टोटल संख्या है ये 11 है। लेकिन जब प्रश्न इस प्रकार पूछा जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं। लेकिन जब संख्या पूछा जाए तो 11 लगाना है। नेक्स्ट है, धातु के कितने भेद होते हैं? धातु के कितने भेद होते हैं? 8, 2, 5 या फिर 3? तो धातु को जो भेद होते हैं ये कितने होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। क्या? तो धातु के 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट है,
स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है प्रियदर्शी, दंपति, विधुर या फिर माननीय। तो स्त्री पुरुष के जोड़े को कहते हैं दंपति। क्या कहते हैं? तो स्त्री पुरुष का जोड़ा जो होता है इसको दंपति कहते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ध्यान रखिए, गलती नहीं होगी आपसे। अगर आप कंसंट्रेशन बना के नहीं रखते हैं तो जरूर आपसे गलती होने के चांस रहेंगे, क्योंकि आप प्रश्न भूल जाएंगे कहां पर क्या होता है। इसलिए पूरे ध्यान से देखने के प्रश्न को देखना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। डेली प्रैक्टिस सेशन में जुड़े आप लोग, निश्चित ही आपका बहुत फायदा होने वाला है। बहुत कम समय में आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? मूसक, धनद्वेषर या फिर शशि। तो जो चोर का पर्याय होता है ये क्या होगा? तो चोर का पर्यायवाची होता है मूसक। क्या? तो मूसक होता है। नेक्स्ट है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, बहुत आदर करना, सोच विचार में पड़ना। तो कान कतरना, कान कतरना का जो अर्थ हो जाएगा बहुत चालाक होना। क्या? तो कान कतरना का जो अर्थ होगा बहुत चालाक होना। ध्यान रखिएगा, कान कतरना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा बहुत चालाक होना। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है? यानी कि पूछा गया है पतझड़ का आपको विलोम बताना है। वसंत, सर्दी, विस्तार या फिर शीतल। तो पतझड़ का जो अर्थ होता है क्या? इनमें से कौन सा विपरार्थक शब्द होगा पतझड़ का? तो पतझड़ का जो विपरार्थक होगा ये वसंत होगा। क्या? तो ये बसंत हो जाएगा। नेक्स्ट है 23, इनमें से रस के कौन सा भेद है? करुण, रूपक, उल्लेख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रूपक अलंकार होगा, उल्लेख भी, जबकि करुण यहाँ पर रस है। करुण का अस्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। क्या? तो करुण का जो अस्थायी भाव होता है ये शोक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो जब हिंदी का लिपि पूछा जाए तो हिंदी की जो लिपि है ये देवनागरी है, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो खड़ी बोली है। क्या? तो खड़ी बोली है। ब्रजभाषा कहां पर बोली जाती? तो पश्चिमी क्षेत्र में। अवधी तो पूर्वी में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में अयोध्या हो गया, वहां पर क्या बोली जाती है? तो क्या? तो अवधी बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, मथुरा वृंदावन का जो क्षेत्र है यूपी का, वहां पर ब्रजभाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षेत्र जिसे आप कहते हैं। हिंदी आदि की जननी है पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। हिंदी आदि की जननी है, आपको बताना है। हिंदी आदि की जननी पूछा गया, यानी हिंदी और सबकी जननी कौन है? तो सबकी उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत से हुई। सबसे पहले कौन सी भाषा आई? तो संस्कृत। कौन सी भाषा? तो संस्कृत। संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई? तो पाली। संस्कृत से पाली का विकास हुआ। पाली से किसका हुआ? तो प्राकृत का हुआ। पाली से किसका विकास हुआ? तो प्राकृत का हुआ। प्राकृत से किसका हुआ? तो अवहट का हुआ। अवहट के बाद में किसका हुआ? तो अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा आई? तो हिंदी आई। क्या? तो अपभ्रंश के बाद हिंदी आई। तो भाषाओं का क्रम आपको ध्यान रखना। सबसे पहले सबकी जननी किसे कहते? तो संस्कृत भाषा को। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अवहट, तो फिर अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद में हिंदी भाषा आई। तो ध्यान रखिएगा, तो हिंदी आदि की जननी संस्कृत को कहते हैं। किसे? तो संस्कृत को कहते हैं। 26 है, कौन सा मानक वर्ण है? का, धा, खा या फिर भा। तो अमानक वर्ण क्या है? भा है। क्या? तो भा जो है ये अमानक वर्ण है। नेक्स्ट है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती? घोषवर्ण, तालव्य, मूल स्वर या फिर संयुक्त वर्ण। तो छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? जब पूछा जाए संयुक्त वर्ण तो आपको 8 लगाना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4 संयुक्त स्वर होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? तो छा, त्रा। क्या? तो छा, त्रा, ज्ञा और स्रा जो एक है ये क्या होता है? तो ये संयुक्त व्यंजन हो। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहां पर छा किसके अंतर्गत आएगा? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। किसके? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? आपको बताना है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जा जो बनता है ज्ञा, ये आपको हमने बताया छात्रा, ज्ञा और स्रा, ये 4 क्या है? तो संयुक्त वर्ण। तो जब संयुक्त वर्ण है तो 2 वर्णों से मिलकर बने होंगे। तो किससे किससे मिलकर के बने हैं? तो जा में हलंत लगेगा, उसके बाद में क्या होगा? तो इया होगा। तो राइट आंसर डी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट है दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोग लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, निश्चित ही बहुत फायदा होगा आपका। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुसार, अंतस्थ, अयोगवा या फिर अकारांत।
तो अंतस्थ की बात करेंगे, संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताया 4 होते हैं। अंतस्थ कितने होते हैं? तो ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? तो या, रा, ला और वा, ये क्या होते हैं? तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अयोगवाह कितने होते? तो 2 होते, जिनको आप विसर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं, अंक और आ। तो इस प्रकार आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? वाक्य में है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितने होते? 3 होते, सरल, मिश्र या फिर संयुक्त। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जहां पर एक कर्ता एक विधेय हो, कह सकते हैं, वो सरल वाक्य होगा। मिश्र वाक्य जब एक वाक्य दूसरे उपवाक्य हो और पहले पर आधारित हो, उसे क्या कहेंगे? तो मिश्र वाक्य कहेंगे। से वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? जिसने जब आ गया, जिसने जैसे शब्द जब आपको मिल जाए तो वहां पर क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। क्या? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, यहाँ पर क्या होगा? तो मिश्र वाक्य होगा। क्या? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। बात करें संयुक्त वाक्य, तो आपको और जैसे शब्द जब मिलेंगे तो वह संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो और का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जब और मिल जाएगा तो संयुक्त वाक्य होगा। दोस्तों 30 प्रश्न थे आज। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में आपका स्कोर कितना रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपने पिछला जो प्रैक्टिस सेशन है हम तक ले चुके हैं, ये जो नए सिरे से हमने स्टार्ट की, तीसरा है। बाकी हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। हमने एक एक टॉपिक को, प्रश्न देखिए, सबको क्लियर कर दिया है, तो जाकर के देख लेना, निश्चित ही बहुत फायदा होगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ की अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।